किसी ने क्या खूब कहा कि कुछ समेटने की चाहत में कुछ इतना कुछ बिखर रहा है। मेरी मंजिल ही बताएगी कि कौन कितना निखर रहा है। एक अरसे से लगा हूँ खुद को सितारा करने में, यह सितारा ही बताएगा कि सफ़र कैसा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर समय को कुछ पीछे लिया जाए तो यही साहब 1990 से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरी करते हैं। साथ में 1992 और 95 में ये पीजी और पीएचडी भी यहीं से करते हैं। इसके साथ पहली नौकरी लगती है एज ए लेक्चरार जम्मू यूनिवर्सिटी में। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी और वाया जर्मनी और यूएसए पहुंच जाते हैं आईआईटी कानपुर। अभी साहब वर्तमान में ये डोवा के हेड हैं, डोवा यानी कि डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स के। नाम इनका सलब है, तो आइए बिना किसी रोक टोक के बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल जनहित में जारी भाई आदित्य पर। आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। आप 90 में सर आते हैं, 89 में आते हैं आप लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो क्या चीज़ें थी, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे थे यूनिवर्सिटी में, या फिर क्या चल रहा था उसके बारे में बताइए आप। आदित्य, 1989 का ज़माना और 2024 के ज़माने में बहुत अंतर है। 1989 का ज़माना वो था जब मुझे याद है कि हमारे डिपार्टमेंट में पहली बार कंप्यूटर आए थे और हम लोगों ने दूर से कंप्यूटर को पहली बार देखा था। और आज जो 2024 का ज़माना है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में सेल फोन होता है। लेकिन वो भी एक दौर अपने में बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर था। मैंने बीएससी में फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ में मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। और वो पहली बार था कि जब हमारा बीएससी का प्रोग्राम 2 साल से 3 साल का हो गया था और हम लोग का सिलेबस बिल्कुल ब्रांड न्यू सिलेबस था। किसी को नहीं पता था कि किस तरह से इम्तहान होना है और किस तरह से क्या क्या होना है। बट वो उम्र अलग होती है, आपके साथी होते हैं, आपके गुरुजन होते हैं, उन सभी ने सहायता करी। किसी एक टीचर ने नहीं, किसी एक यूनिवर्सिटी के टीचर ने नहीं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, कॉलेज के टीचर्स ने, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे। और लेकिन उनके साथ में हमारी जो जर्नी थी स्ट्रगल पूर्ण थी, बट बहुत ही इंजॉयबल थी। जब स्ट्रगल होता है तो इंजॉयमेंट भी होता है। तो सबसे पहले मैंने तो एक जैसे आम स्टूडेंट की तरह बीएससी करने आ गए, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं थे। और लखनऊ यूनिवर्सिटी उस वक्त एक इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक होती थी। तो आप जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो तो उसके आगे आपको सोचने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने आगे जा कर के, जो वहाँ के एलुमनाई हैं सो कॉल्ड, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो मुझको ये तो पता था कि यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी होती है और अगर मैं मेहनत करूँगा तो कुछ ना कुछ तो जीवन में कर ही लूँगा। बीएससी किया। बीएससी करने के बाद में फिर समझ में आया कि अब 3 सब्जेक्ट में से फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस वक्त मैंने अपनी अभिरुचि की एक एनालिसिस करी कि मुझको किस तरह के सब्जेक्ट में, किन तरह के क्लासेस में मुझको जाने में ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझको लगा कि शायद स्टैटिस्टिक्स मुझको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। ये एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि वो किस सब्जेक्ट को ज़्यादा एंजॉय करता है। उसके बाद मैंने फिर एमएससी स्टैटिस्टिक्स को ज्वाइन कर लिया। और जब मैं एमएससी स्टैटिस्टिक्स के साथ में बीएससी थर्ड ईयर में था, तभी तक एक आगे जॉब का, करियर का एक सेंस आ गया था कि आगे क्या करना है। उस वक्त हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती थी। एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए यही होती थी गवर्नमेंट जॉब में, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, आईएसएस, इसी तरह के एग्ज़ाम्स होते थे। तो उन तरीक़ों के एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दिया था। और जब फिर मैं एमएससी करने लगा तो उसमें सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आने लगा। और उसके बाद में जब 1992 में मैंने एमएससी किया तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमारे एक साथ होने थे। बट समहाउ उस वक्त बाबरी मस्जिद की घटना हो गई थी और सारे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया और सारे एग्ज़ाम्स आगे पीछे हो गए। और जब उनकी नई डेट्स आई तो उसमें से सीएसआईआर का जो जेआरएफ का टेस्ट होता है, जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, उसकी डेट और साथ में बाकी एग्ज़ाम्स की डेट भी आगे पीछे आ गई। मैं तो बहुत ही एक नॉर्मल स्टूडेंट्स था और सीएसआईआर जेआरएफ का सिलेबस प्योर स्टैटिस्टिक्स पे था और उसकी डेप्थ अलग होती थी। और बाकी जो आईएएस, पीसीएस, आईएफएस के एग्ज़ाम्स का एक पैटर्न अलग होता था। तो शायद मैंने अपने आप को जज किया
और शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए एक स्टेप था कि अपनी खुद के एनालिसिस करना। बहुत ज़्यादा के चक्कर में हम लोग कभी फंस करके जो हमारे हाथ में आता है मुट्ठी में हम ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले लेते हैं तो मुट्ठी के बाहर निकल जाता है वो। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं क्या कर सकता हूँ इस गिवन समय पर। फिर मैंने सोचा कि जो जीआरएफ का एग्ज़ाम मेरे पास आगे होने वाला है और मैंने अपना फुल कंसंट्रेशन जीआरएफ के एग्ज़ाम पे दिया। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना भी आसान नहीं था, बट ईश्वर का धन्यवाद है कि वो एग्ज़ाम पहली बार में क्वालिफाई हो गया। उसके बाद से फिर विचार आया कि अगर हम आईएएस, पीसीएस या आईपीएस जो एक यूनिवर्सिटी का ट्रेंड होता है उसमें अगर मैं जाता हूँ, देन मैंने फिर से कैलिब्रेट किया कि अगर मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ, ये साल तो बेकार हो गया मेरा। मैं तो एग्ज़ाम में बैठने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था मेरे लिए। अगर मैं एक साल तैयारी करता हूँ, उसके बाद में फिर रिजल्ट आता है, तो 2 साल का आपको एक प्लान करके आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें भी पता नहीं है कि होना है कि नहीं होना है। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं एक 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 कहावत है ना कि दो नाव पर पैर रख करके नदी कभी पार नहीं होती। मैंने कहा एक नाव पकड़ते हैं और उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जब मेरा CSIR का जो जीआरएफ में हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने फिर पीएचडी करना शुरू कर दिया। और उसके बाद में जब पीएचडी करने के बाद में 1995 में मैंने साथ ही साथ में जगह जगह की पोजीशंस आती वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो 1995 में यूनिवर्सिटी से कॉल आई, वहाँ पे इंटरव्यू और मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसी वक्त मैंने अपनी पीएचडी भी जमा कर दी थी। उसके बाद मैंने वहाँ पे नौकरी मैंने ज्वाइन कर ली। लेकिन मैं सारे स्टूडेंट्स को मैं एक बात बताना चाहूँगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद जब मैं पढ़ने के लिए गया था तो शायद हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जा कर के ऊपर वाले से एक ही बात कहता था कि कहीं से एक नौकरी दिला दीजिए, उसके आगे कुछ नहीं मांगूंगा। अच्छा। ये बिल्कुल सच बात है ये, और जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं ये उनके लिए उनको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। बट मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन मुझको नौकरी मिली उस दिन तो यही आया कि अब इसमें प्रमोशन कैसे होना है। जब प्रमोशन होना है फिर आया कि ईश्वर अभी तो कभी इंडिया के बाहर नहीं गए, कहीं से कोई अवार्ड नहीं मिला, और वहां से प्रक्रिया शुरू हो गई। और जो एक एम्बिशन की जो एक प्रगति होती है, एम्बिशन की एक जो स्पीड होती है वो धीमे धीमे बढ़ती गई। पहले ईश्वर से मांगा कि ईश्वर एक कोई फॉरेन विजिट दिला दो, एकेडमिक, ईश्वर ने दे दी। फिर हुआ कि अब तो यूरोप की दे दी, अमेरिका ने दी है, अमेरिका की भी दे दी। उसके बाद में हुआ कि ठीक है अवार्ड नहीं मिला, उसके बाद पोस्ट डॉक नहीं मिली, और ये सिलसिला आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपने अपनी जर्नी बताई कि वहाँ गए, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का बताया कि पीएचडी, और उसमें रिसोर्सेज क्या थे, या सेल्फ एनालिसिस की बातें कर रहे हैं। आगे एक स्टैटिस्टिक्स जो बच्चा बीएससी में आ रहा है या आने वाला है या सोच रहा है कि हम स्टैटिस्टिक्स अडॉप्ट करने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या रास्ते आगे होने वाले हैं? क्या सोच कर चले कि हमें यहाँ तक जाना है? जैसे एक डेटा साइंटिस्ट का बता दिया आपने, एक गवर्नमेंट जॉब IAS हो गया, RBI हो गया, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके हिसाब से उसको किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए एज ए स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट? बहुत ही आसान सा तरीका होता है। आप जब बीएससी में आते हो देन आपको 10 साल बाद क्या होगा, और हम आरबीआई में जाएंगे कि हम डेटा साइंटिस्ट बनेंगे किसी प्राइवेट फर्म में, कि एनालिटिक्स फर्म में, या हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, ये बताना खाली ईश्वर का काम है। एज ए स्टूडेंट आपका जो आपके सामने काम होता है उसको आपको करना चाहिए। जिसमें आप बीएससी पार्ट 1 में आए हो तो स्टैटिस्टिकल मेथड का भी जो पेपर होता है उसको भी आप ध्यान से पढ़िए। प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का जो पेपर होता है आप उसको ध्यान से पढ़िए। उस वक्त आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, और ये मतलब मैं सारे स्टूडेंट के सामने कन्फेस करना चाहूँगा कि मुझे भी नहीं पता था कि कभी स्टैटिस्टिक्स रियल लाइफ में काम भी करती है। बट आज की डेट में मुझे पता है कि स्टैटिस्टिक्स रियल लाइफ में काम करती है, कंडीशन खाली एक ही है, आपको उसको सही तरीके से एम्प्लॉय करना आना चाहिए। आपको सही जगह पे, जैसे कोई एक डॉक्टर किसी सही मर्ज के लिए सही दवा को देता है तभी मर्ज ठीक होता है, उसी तरीके से आप अगर स्टैटिस्टिक्स को भी जिस जगह पे हम लगा रहे हैं
वहाँ की जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए मुझे कौन सा टूल लगाना है, वो अगर सही तरीके से पता चल जाए तो आज के स्टूडेंट्स भरोसा कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स सच में काम करती है। तो इसलिए, लेकिन समस्या है कि रियल लाइफ में आपको एक टूल नहीं चाहिए, आपको कई सारे टूल चाहिए, और एक दिन में आप डॉक्टर बन नहीं सकते। उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या उसके आगे जितने भी कोर्सेज होते हैं पीजी लेवल पे, आपको उनको उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या, एक बहुत बड़ी जो एक भ्रांति है लोगों में, हर आदमी तो आजकल स्टैटिस्टिशियन बन गया। क्यों? किसी सॉफ्टवेयर में अगर 5 जगह अगर क्लिक करना आ गया, ये सही कह रहे हैं, तो उसको लगता है कि हमको स्टैटिस्टिक्स आ गई। तो सॉफ्टवेयर खाली आपकी सहायता करता है, लेकिन अगर आपके पास ये बेसिक फंडामेंटल नहीं होंगे, देन आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब आप बेसिक में आप आते हो एज ए स्टूडेंट, आप सिर्फ खाली अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो स्टडीज करनी है वो एक प्रॉपर बुक से करो। हम लोग कभी कभी एग्जाम पास करने के लिए जो हमारी जो भी इजी गोइंग बुक्स होती हैं, वहां पे हम जाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आई एग्री, हमारा कुछ सिस्टम भी ऐसा है कि हमारे एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो शायद उन किताबों से गवर्न होता है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपका एग्जाम आज 1 साल बाद होना है कि आज से 5 साल बाद होना है। आपका रियल एग्जाम तब होना है जब आप कहीं जॉब पर जाओगे, जब आपको किसी प्लेसमेंट में बैठने को दिया जाएगा। वहां पर आपको ध्यान रखना है कि वो जो आदमी आपका इम्तिहान ले रहा है वो उन किताबों को शायद फॉलो नहीं करेगा, शायद उसको उसके बारे में मालूम भी नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप एक यूनिवर्सिटी में बैठ करके आपने तो उन किताबों को फॉलो कर लिया, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इंडिया में एक नहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपका कंपटीशन आपके ग्रुप में नहीं है, आपका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पर है। तो इसलिए जिस स्टूडेंट ने वो अच्छी किताबों से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे, वो आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे बैठे रह जाओगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी बेसिक बुक्स है, फंडामेंटल बुक्स है, वहाँ से पढ़ाई करिए। आई एग्री, जब हम गांव से आते हैं तो हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होती है, हमको समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। राइट, लेकिन हमको हिंदी आती है, और हिंदी को समझना, अगर आप कभी समझने की कोशिश करें, हिंदी ज़्यादा कठिन है। ये गिलास रखा हुआ है और ये टेबल रखी हुई है। अंग्रेजी तो उसके कंपैरिजन में बहुत आसान है। आपको खाली बस 1 या 2 महीने खाली उसको ध्यान से पढ़ना होता है, और एक समय के बाद में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो ये जो एक मेंटल बैरियर है, इसको आप तोड़िए। और मेरी एडवाइस सबसे बड़ी यही है, अगर आपको जीवन में अगर प्रोग्रेस करनी है, अच्छा करियर लेना अगर है, तो जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एस्टैब्लिश्ड बुक्स हैं, उनसे पढ़िए। अगर आपको बुक नहीं पता है, आप उनको कोई भी जो हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे जो उनका कोर्स सिलेबस होता है, वहाँ से आप देख सकते हो कि उन लोगों ने किन बुक्स को प्रिस्क्राइब किया हुआ है। आपके पास अगर किताबें नहीं भी हैं, तो आज के समय में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NPTEL, MOOCs के थ्रू आपने बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो कोर्स वहाँ पे उनकी साइट पर अपलोडेड है, और वो कम्प्लीटली फ्री हैं। अच्छा, मैं सारे उनको बोलता हूँ कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप रोज 2-2 घंटा लगाते हो, क्या उन ये NPTEL के MOOCs कोर्सेज को जाकर के आप अगर रोज अगर 1-1 घंटा भी अगर देख लोगे, तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। जो आपकी कंप्लेंट होती है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में टीचर्स नहीं है, टीचर का अभाव है, एसेट्रा एसेट्रा, अगर आपकी चाह है, वहाँ आपको रास्ता है। तो इसी बात पे साहब कुछ जैसे कि मैं नाम ले रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को लोगों को पढ़ते तो हैं, लेकिन वो जैसे कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं कि हर चीज़ को पकड़ना और उसको समझना और जानना, वो छू तो लेते हैं लेकिन वो उसकी गहराई तक जा नहीं पाते हैं। इन्फ्रेंस में वो गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि जब पेपर में आता है रियल काम करने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए, तो वो बैठ जाते हैं। राइट। तो इन्फ्रेंस को सही ढंग से मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए, उसमें घुसने के लिए किन बुक्स को पढ़ा जाए और किस तरीके से उसको किया जाए? देखिए, किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर BSc लेवल पर आते हैं, तो जैसे हॉग एंड क्रेग की बुक है, मूड गेबल बोइस की बुक है, जॉर्ज कसेला की बुक, इस तरह की जो बुक्स हैं, अब तो इंडियन उनका जो एडिशन है कम पैसे में भी अवेलेबल है। एक चीज़ मैं कहूँगा, जो आप पढ़ते हो, एक आपने कॉन्सेप्ट एक आपने समझने की कोशिश करी। एक हम सिंपल से एग्जांपल देते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन।
सब कोई पकड़ लेता है कि वो पीडीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में उसको लॉग ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया और उसके बाद जो वैल्यू उसके बता दिया एमएलई है। कभी सोचा है कि ये क्या चीज है? उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होता है, और ये इसको मैं कहता हूं मंथन। जो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है उसका जैसा मंथन करिए। हर स्टेप पर अपने आप से पूछिए कि ये वाई, वेयर, हाउ, हुम, क्यों हो रहा है ये ऐसा। खुद से सवाल पूछिए कि क्यों हम इस पीडीएफ को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, जाके देखिए कि वो आईआईडी जो आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे लग रहा है। वो तो बीएससी पार्ट 1 में आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ाया गया था, इन्फ्लुएंस में तो नहीं पढ़ाया गया था, राइट। अब उसके बाद में अब आप ये सोचिए उसको जरा सा कभी अपना जो भी हमारा आम जीवन है उससे कोरिलेट करिए। अगर हम एक यूनिवर्सिटी के सेटअप में कहते हैं कि हमारे पास 3 कैंटीन है और मुझको भूख लगी है, और किस समय पर किस कैंटीन में हमको क्या मिलेगा और या हमको किस कैंटीन में जाना चाहिए खाने के लिए, इसका फैसला कैसे करते हैं हम? ये तो करते हैं कि अच्छा अभी तो 9 बजे है, वाली कैंटीन नहीं खुली होगी, अच्छा वाली कैंटीन खुली होगी, वहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ चलो वहाँ से चलते हैं। तो लाइक्लीहुड क्या है? आपने जाने के पहले आपने ये लाइक्लीहुड कैलकुलेट किया, आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की कि हम उस कैंटीन में जाएंगे तो मुझे खाना मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और उस कैंटीन में जाएंगे तो खाना मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और उसमें से हमने देखा कि किस कैंटीन में कौन सी वैल्यू हमारी ऐसी आ रही है जो उस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर रही है। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। रियल लाइफ एग्जांपल सब जगह है, लेकिन ये हमारी इच्छा है कि हम उसको सोचना चाहते हैं कि नहीं सोचना चाहते हैं। हम लोग सारे सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब पढ़ते हैं उसका क्या स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से कोई मतलब है? पहली लाइन होती है लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल। ये रैंडम सैंपल कहां से आएगा? कौन निकालेगा? कैसे निकालोगे? तो वो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने एक जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालने की बात करी है, वही तो आपको टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में या पैरामीटर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर में यूज हो रहा है। ये किसी किताब में नहीं लिखा होता है, ये सिर्फ आपकी इच्छा होती है, आप उसको कैसे सोचना चाहते हो। आप अपने दोस्तों के बीच में बैठ करके बाकी दुनिया भर की बातें कर सकते हो, लेकिन क्या हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर के बात नहीं कर सकते हैं? और आप उसमें जितना सोचोगे, जितना बात करोगे, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट खुलते जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल तो देख लेते हैं, शायद अपने हाथ से सॉल्व भी नहीं करते हैं, और जो पीछे की एक्सरसाइज है उनको तो कभी हाथ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन नियम यही है कि जिसने पीछे वाली जो एक्सरसाइज होती हैं उनको सॉल्व किया है वही सक्सेसफुल होगा। एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि हमको सॉल्यूशन हमारा आंसर मैच कर गया तो हमारा काम बन जाता है। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। हम किसी प्रॉब्लम को, जब हम कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम 5 बार फेल होते हैं, 6ठी बार में हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। और लेकिन हम उस 5 बार जब हम फेल होते हैं तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में इतना ज़्यादा सोच चुके होते हैं कि हमको एक की जगह मुझको 5 मेथड्स और आ चुके होते हैं, जहां मुझे ये पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम में अगर मैंने इन 5 में से किसी को लगाया तो शायद तरीका गलत होगा, लेकिन उसको कहाँ लगाना है ये भी तो समझ में आ गया। तो जो आपके ब्रेन का जब डेवलपमेंट होता है, इसलिए आप जब भी एग्जाम देने जाते हो वहां तो अननोन प्रॉब्लम आनी है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस हुई होती है, आपका जो ब्रेन शार्प हो चुका होता है उन अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, वो आपको उस एग्जाम में उस 2 घंटे 3 घंटे में सहायता करता है प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करने में। और उसके पीछे भी कारण है। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये कौन सा एग्जाम का पैटर्न है जहां पे हमने आपको अननोन प्रॉब्लम दे दी और 2 घंटे 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। कभी ये सोचिए आप क्या बनना चाहते हो? ऑफिसर ही तो बनना चाहते हो ना। ऑफिसर क्या करता है? प्रॉब्लम को समाधान ही करता है ना। जब ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठेगा तो क्या उसको मालूम होता है कि आज इस देश का कौन सा सिटीजन उसके पास कौन सी प्रॉब्लम लेकर के आने वाला है?
वो तो जब आदमी उसके कमरे के अंदर आता है, प्रॉब्लम बताता है, देन उसको इमीडिएटली सोचना है और उसको सॉल्व करना है। इसलिए ये ट्रेनिंग इन्हीं किताबों के द्वारा होती है। हम जितनी कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हमारा ब्रेन उतना ही ज्यादा शार्प होगा। यहीं से एक साहब ये जानना चाहते हैं कि अभी जो हो गया है वो प्रैक्टिकल अप्रोच कम है लोगों के पास। थ्योरी पढ़ लिया हमने, किताबों से जान लिया है, असल में आपने थ्योरी पढ़ लिया है, हम उतने भर में सेटिस्फाइड हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पर कहीं अगर अप्लाई करना पड़ जाए रैंडमली तो उसमें हिचकिचा जाते हैं या घबरा जाते हैं, हमको नहीं आता है। सो हाउ टू डेवलप दिस प्रैक्टिकल अप्रोच? ये बहुत ही, देखिए, इसका तरीका बहुत सिंपल होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको सोचना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब वो चीजें सामने आती हैं तो आपको उसके अंदर जंप मारना पड़ता है। डूब गए तो डूब गए, लेकिन अगर बच गए तो हीरो। रिस्क है, रिस्क तो आपको हर जगह लेना पड़ता है। तो जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, आई कैन टेल यू, आज की डेट में भी जो भी कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो पहली बार में समझ में नहीं आता है इसमें क्या करना है, बट अंदर से एक दृढ़ निश्चय होता है कि नहीं, सॉल्व तो करना है। धीमे धीमे उसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा हमारा किस तरीके से आ रहा है और ये डेटा किन कंडीशन में जनरेट हुआ होगा, इसके अंदर क्या क्या डिफिशिएंसीज हो सकती हैं। और फिर हम उसको, जो हमने अपने बीएससी एमएससी में जो किताबें पढ़ के या जो हमारे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ होता था, बहुत सारी टीचर्स हमको क्लास में बहुत कुछ पढ़ाते थे जो हमारी बुक्स में नहीं होता था। उसमें से कोई बात हमारे दिमाग में आ जाती थी, हाँ टीचर ने ये बताया था कि इसमें ऐसा हो सकता है। करते 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 आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप देखा कि ये जो रिजल्ट गलत आ रहा है, फिर से एक्सपेरिमेंट किया, करते करते आपको एक कन्वर्जेंस आने लगती है जहाँ पे आपको लगता है कि यस, अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। हो सकता है कि हमारी अप्रोच आपकी अप्रोच में अलग में डिफरेंस हो, आपने कोई और टूल लगाया, मैंने कोई और टूल लगाया है, लेकिन हमको तो खाली ये समझना है इस लेवल पे एज ए स्टूडेंट कि हमको कौन कौन से टूल हम किन किन जगह पे लगा सकते हैं। बाद में उनको कैसे लगाना है ये तो प्रैक्टिस से आ जाता है। प्रैक्टिस से आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो हमारा बीएससी पार्ट 1 का पहला पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वो लगता है ये तो बहुत एलिमेंट्री है, हिस्टोग्राम बनाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है, राइट। लेकिन आज की डेट में अगर हम कहें वही कि काम आ रहा है, हाँ, मतलब कि ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है वही सबसे पहले काम आता है। उसको एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत होती है। आपको टीचर ने बार डायग्राम, हिस्टोग्राम सब बता दिया, उसके आगे भी तो आप सोचिए। नॉर्मलिटी को अगर चेक करना है, क्या आप हिस्टोग्राम के थ्रू नहीं चेक कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व बना के कभी समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना करके क्या हम नॉर्मलिटी को नहीं चेक कर सकते हैं? सोचिए तो एक बार। लेकिन उसके लिए पहले इंटरेस्ट तो क्रिएट करिए, इच्छा तो जाहिर करिए कि अपनी इच्छा को पहले मजबूत तो करिए कि मुझको सोशल मीडिया पे टाइम लगाना है, अपने दोस्तों की लाइक और डिसलाइक करना है या मुझे अपने इस सब्जेक्ट को लाइक और डिसलाइक करना है। चॉइस इज योर्स। प्रोसेस से चीज़ें भी प्रोसेस में चल नहीं रही हैं। लोग बस आना चाहते हैं कि देख लें कि हाँ ये काम हो गया है। एक तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड लोग अब ज़्यादा चलने लगे हैं कि ये एग्ज़ाम के लिए इतना भर पढ़ लें, इतना भर हमारा काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए ये हानिकारक हो जाएगा। आपको हो या हमको, किसी को भी एक नौकरी तो लेनी है। नौकरी का सिंपल नियम है, जितना कठिन इम्तहान होगा उतनी अच्छी नौकरी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ जीवन में फ्री में नहीं मिलता है। तो अब आप अपना, अगर आपने कहा कि मुझको ये एग्ज़ाम देना है और वो उसके द्वारा आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलनी है, क्लास 1 ऑफिसर की मिलनी है, तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम कठिन होगा। आप अगर कोई छोटे लेवल का आसान इम्तहान दोगे तो उसके द्वारा जो नौकरी मिलेगी वो कोई छोटी मोटी नौकरी होगी। पहले आप फैसला करिए कि आपको जीवन में क्या करना है। आपने कहा कि हमको तो ऑफिसर बनना है, हमको तो क्लास ए ऑफिसर की या एक अच्छी सैलरी वाली जॉब लेनी है। अच्छी सैलरी का मतलब यही होता है कि एक ऐसा जॉब जहाँ पे चैलेंजेस होंगे, राइट। उन चैलेंजेस को लेकर के जब हम आगे बढ़ने की जब हम कोशिश करते हैं, तो उसके लिए चाहिए क्या? उस कठिन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमको करना क्या है? उसके पीछे हमको सब्जेक्ट पढ़ना है। जब सब्जेक्ट पढ़ना है मेरे को, तो चूंकि एग्जाम कठिन है तो उस सब्जेक्ट को भी ध्यान से पढ़ना है।
उसको डेप्थ में पढ़ना है, उसको फंडामेंटल से पढ़ना है, प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, अगले का सॉल्यूशन देख करके कॉपी नहीं करना है, खुद से सोच करके सॉल्यूशन निकालना है। इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। और यूजुअली आप अगर देखेंगे कि जो भी हमारे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं, उनका सिलेबस आपके जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर कंटेन्ड होता है। तो इसलिए आप अगर ऊपर से चलोगे तो आप देखोगे ये एग्जाम है, उसका ये कंटेंट है, ये मुझको पढ़ना है, कोर्स आपको डिफाइंड है। बस आपको ये तैयार करनी है कि 12 में से 5 सवाल करने हैं या 12 में से 12 सवाल करने हैं। जिस दिन आपकी अप्रोच 12 में से 12 सवाल करने की आ जाएगी, उस दिन आपका कॉम्पिटिशन क्वालिफाई हो जाएगा। जहां तक नंबरों की बात है, जो स्टूडेंट शायद 12 में से 5 सवाल पढ़ के गया और उसके 5 सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, उसके शायद नंबर ज्यादा आएंगे। लेकिन आपको फैसला ये करना है, आपको नंबर चाहिए कि आगे सक्सेस चाहिए। एक 20,000 रुपए का नोट लेकर के क्या करेंगे जो कहीं चलता ही नहीं है। तो जिस नोट की वैल्यू है आप उसको लीजिए ना। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे करिए। यस, एक मिनिमम अपने जो मार्क्स हैं, फर्स्ट क्लास है, डिस्टिंक्शन, उसको मेंटेन करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, आप आगे के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, उस नंबर के लेके क्या करोगे आप। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप उल्टा चलते हो तो सिलेबस वेल डिफाइंड है, आपके कोर्स वेल डिफाइंड है। आप उनको समय के साथ में धीमे धीमे आगे बढ़ते रहिए। फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया गया, आप उसको आज समझ लीजिए, फिक्स कर लीजिए, सॉलिड कर लीजिए। उसके बाद में सेकेंड ईयर में जो पढ़ाया गया उसको समझ जाइए। करते करते 3-4 साल में आपको सब कुछ आ जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई करना तो बाएं हाथ का काम है। आपको एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन पहले एग्जाम के लिए पढ़ना, आप जो बीएससी पार्ट 1 में आते हो वहां से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती उस समय। इसीलिए मैं आज सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी शायद ऐसे ही सोचा था, बाद में समझ में आया कि अगर टाइम था, इम्तिहान के 3 महीना पहले हम दिन रात करके पढ़ रहे हैं और उससे भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इससे तो अच्छा था कि बीएससी पार्ट 1 से पढ़ना शुरू कर दिया होता। आपको लगता है कि गाइडेंस का एक बहुत महत्व होता है पीछे, कि आपको कौन गाइड कर रहा है, आपके परिवार का माहौल क्या है या कैसे दोस्त सराउंडिंग क्या है, इसका महत्व पड़ता है? ये आपकी इच्छा होती है कि आप किन लोगों से अपनी राय लेना चाहते हो। जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपके टीचर्स भी होते हैं, आपके प्रोफेसर्स भी होते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी होते हैं, आप बहुत सारे और लोगों को भी जानते हो। ये आपकी इच्छा होती है कि आप किन लोगों से गाइडेंस लेना चाहते हो। आपको उम्मीद है कि अगर आप किसी टीचर के पास अगर जा रहे हैं, अपने किसी फैकल्टी मेंबर के पास जा रहे हैं गाइडेंस लेने के लिए, वो आपको ये कहेगा कि बेटा इसको पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन समस्या ये है कि वो आदमी सच बोलता है। वो कहता है बेटा नहीं पढ़ोगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। वो बात उस वक्त सुनने में अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त शायद वो लोग ज़्यादा चल जाए, बेटा हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। जिंदगी में होता कुछ नहीं है, सब कुछ करना पड़ता है। क्या एक्सपोजर रहता है आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर द पीएचडी एंड एमएससी? उसके पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट ही है कि डिफरेंट आईटीज़ में एमएससी प्रोग्राम्स भी होते हैं। जैसे आईटी कानपुर में है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स भी होता है, 2 इयर्स प्रोग्राम होता है। आईटी बॉम्बे में है। उस तरीके से हर एक आईटी में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। और इन प्रोग्राम्स में अगर आपको एडमिशन लेना अगर है तो उसके लिए जैम का एग्ज़ाम होता है। जो हमारा गेट का एग्ज़ाम होता है उसी के साथ में जैम का एग्ज़ाम होता है। और उसको आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो उसकी बेसिस पे आपको आईटीज़ में एमएससी में भी एडमिशन मिल जाता है। जहाँ तक मुझको लगता है कि आईटीज़ में खाली एक ही चीज़ है कि मैं आपको फ्री में नंबर नहीं दूंगा, राइट। और मैं नंबर क्यों दूं मैं आपको फ्री में? बिल्कुल आप अगर हमारे होम पेज पे जाएंगे तो मैंने लिखा हुआ है, मैं तो बच्चों के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आपको जो पढ़ना हो आप पढ़िए। मैं तो अपना कोई क्लास नहीं छोड़ता हूँ। मैं तो टाइम पे आता हूँ, मैं तो टाइम पे पढ़ाता हूँ। आपको सारी वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, अच्छे हॉस्टल्स हैं, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आपको काम ही क्या, खाली पढ़ाई तो करना है। और तो हम उनको पढ़ने को देते हैं, असाइनमेंट होते हैं, सभी कुछ हम उनकी ट्रेनिंग अच्छी कराते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बाकी किसी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग खराब होती है। मैं आईटी की बात बता रहा हूँ। तो आईटीज़ में उनका सेमेस्टर सिस्टम होता है और एक अभी भी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई हो रही है।
बाहर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अक्सर स्टडीज़ में व्यवधान डाल देते हैं, उनका भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं पड़ता है। तो इसलिए और जब भी हम उनको नंबर देते हैं वो उनकी नॉलेज पर होते हैं। एग्ज़ाम में अगर वो ठीक से करके आए तो उतने ही नंबर मिलेंगे जितना वो करके आए हैं। तो जब हम नंबर ईमानदारी से देते हैं तो उनकी जो ग्रेड्स होती हैं वो उनकी जो सही नॉलेज को रिफ्लेक्ट करती हैं, और उसकी बेसिस पे लोगों को ये एक फेथ है कि अगर इस बच्चे ने आईटी से पढ़ाई करी है तो इसकी तो कस के रगड़ाई होगी। वही 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 चीज़ है। तो रगड़ाई तो कहीं भी आप हो सकती है, आप अपनी रगड़ाई खुद भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे हम चूंकि कस के ट्रेनिंग दी जाती है इसलिए वो लोग अच्छा कर जाते हैं। और जब उनकी सब्जेक्ट की, जैसा मैंने कहा कि जब उनको सब्जेक्ट की नॉलेज आ जाती है तो कोई भी कंपनी पैकेज देने को तैयार है, कोई भी यूनिवर्सिटी उनको पढ़ाने के लिए देने को तैयार है। उसके बाद में अगर वो पीएचडी करने भी बाहर अगर वो जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो तो सारे स्टूडेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, राइट। आपको जीआरई देना है, आपको टॉयफल देना, अगर आपको किसी यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो वहाँ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है पहले अगर, और आपने अच्छा परफॉर्म किया है ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो यहाँ तक मैंने देखा है कि सारे बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। कोई अपनी जेब से या अपने माता पिता से पैसा लेने की जरूरत थोड़ी पड़ती वहाँ से पीएचडी करने के लिए। साहब एक प्रश्न है छोटा सा हमारा, जब हमने सर से भी बात की थी, जब हमने तो वहाँ के आईआईटी के इंटरव्यू की बात होती है, पीएचडी के जब पीएचडी के जाते हैं गेट के थ्रू, तो उस इंटरव्यू में किस हिसाब से, जैसे कि आप अपने अंडर में बच्चों को कराते होंगे, तो उस पीएचडी के जब आता है स्टूडेंट तो उससे क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं? बेसिक फंडामेंटल आने चाहिए बस। क्योंकि लोग बताते हैं कि आईआईटी का जो वो होता है इंटरव्यू, तो वो इस प्रकार से होती हैं, लोग जानना चाहते हैं कि अप्रोच क्या रखते हैं स्टूडेंट, सीपीएस आधार। बहुत ही सिंपल है, जो आपको सिलेबस है, जो आपने बीएससी में पढ़ के आए वो तो आना चाहिए ना। बस इतनी तो उम्मीद कर रहे हैं। आप एमएससी में जो पढ़ के आए वो आपको आना चाहिए ना। सिर्फ इतनी सी छोटी सी उम्मीद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, या अगर दो वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट कब होते हैं, या उनके दो फंक्शंस ऑफ वेरिएबल इंडिपेंडेंट कब होते हैं, उसके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट, या हम कहें कि आप आपको क्या दिखा सकते हो कि ये दो रैंडम वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट है, कोई कठिन सवाल है ये तो पढ़ के आए ना आप। तो जो पढ़ के आए उतना तो कम से कम बता दीजिए। सवाल ये है, हम ये जज करना चाहते हैं कि बच्चा सिंसियर है कि नहीं है। जब उसको पहले ये टॉपिक पढ़ाए गए थे क्लास में, अगर उसको नहीं आते हैं तो इसको काम करने का मतलब इच्छा नहीं है। जिस आदमी की काम करने की इच्छा नहीं होती उसको आप भी अपने घर में कभी एम्प्लॉय नहीं करना चाहोगे। तो जिस स्टूडेंट ने कोई ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस सवाल नहीं पूछा जाता है, जो आपके बीएससी एमएससी के सिलेबस से प्रिस्क्राइब्ड है, जो वहीं से सवाल पूछा जाता है। अगर आपको जो आप जिस चीज़ की डिग्री लेकर के, मार्कशीट लेकर के आए हो कि साहब मैंने ये वाला पेपर पढ़ा है, ये वाला टॉपिक मुझे आता है, अगर वो भी नहीं आता है तो आप क्या कंफ्यूज करोगे? और जिसको आता है वो ही इज वेलकम, ही और शी, एनीबडी इज वेलकम। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। हमारे पास तो स्टूडेंट नहीं मिल रहे मेरे को अच्छे, लेकिन जो मैंने कहा ना शुरू में, वही सवाल आता है फिर से, फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं है, दैट्स ऑल। अच्छा, जब आप लखनऊ से हैं, यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी हैं आप, जब भी लखनऊ का स्टूडेंट जब जाता है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ मतलब अटैचमेंट रहता है कुछ एक्स्ट्रा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से आया है या लखनऊ की वहाँ से आया है, तो कुछ अलग से रहता है अटैचमेंट? एक्चुअली में ये हम लोग किसी से पूछते ही नहीं है। क्यों के दौरान ये कन्वर्सेशन नहीं होता कि कहाँ से आए हैं? नहीं, कहाँ से आए हैं, लेकिन देखिए, एक बचपन में मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर। सही है। तो जब आप कुर्सी बैठते हो ना, तो आपके लखनऊ से कौन आया है और कानपुर से कौन है और बंगाल से कौन है, इसको नहीं देखते हैं। जिसको सब्जेक्ट आता है आ जाओ, नहीं आता है वापस जाओ, सिंपल रूल। रिसर्च के थोड़ा सा उसको समझाइए प्रोसेस को, कि वहाँ रिसर्च को किस प्रकार से, जैसे कि स्टूडेंट सेलेक्ट करता है कि किस टॉपिक पे करना है, या फिर टीचर्स बताते हैं कि आप इस टॉपिक ये टॉपिक देख सकते हो, क्या फॉर्मेशन रहता है? देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि जब हमारे पास स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन लेता है, उसको हम पहले कोर्स वर्क करने के लिए कहते हैं। कोर्स वर्क का कारण ये है बिकॉज हमारे पास इंडिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से लोग आते हैं, सभी का लेवल अलग अलग होता है, तो हम उनको सभी को एक यूनिफॉर्म लेवल पर लाना चाहते हैं। तो शुरू का करीब 1.5 से 2 साल का समय लगता है जहाँ पर वो हमारे कोर्सेज करते हैं।
उन कोर्सेज के दौरान में स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, वो अलग अलग तरीके के थ्योरेटिकल, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, न्यूमेरिकल बेस्ड सारे कोर्सेज करते हैं। तो उनको भी एक इंटरेस्ट पता चलता है कि हम किस तरीके के हम कोर्सेज में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और उन 2 सालों में वो वहाँ पे दे करके देखते हैं कि कौन कौन सी एरिया हैं जिनमें रिसर्च हो रही है, और हमारे डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं जिनके अपने अपने एरियाज़ होते हैं। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स फैसला करते हैं कि उनको किस प्रकार के एरिया में उनको काम करना है, किस में उनको इंटरेस्ट आता है, और उसकी बेसिस पे जो भी हमारा कंसर्न फैकल्टी मेंबर के साथ वो काम करना चाहते हैं, जिसके साथ वो कंफर्टेबल हैं, वो उनकी इच्छा है। तो बेसिकली जो रिसर्च होती है, रिसर्च में एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है कि हम एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसका सॉल्यूशन अभी तक हमको नहीं मिला है। जो हमारी किताबों के बैक साइड में, जो चैप्टर के अंत में समय में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, लेकिन किसी और को तो पता ही है। लेकिन पीएचडी में हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिनका सॉल्यूशन किसी को नहीं पता है। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है कि जो भी हमारे रिसर्च जर्नल्स आते हैं उनको आप पढ़िए, देखिए कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स को लोग इंटरटेन कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, और वहाँ से आपको पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया है। मैं एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज में सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा, बहुत स्ट्रिक्टली। आप जब भी पीएचडी करते हो, आपकी पीएचडी की क्वालिटी यहाँ से पता करी जाती है कि आपका जो काम है किस तरह के जर्नल्स में छपा है। अगर अच्छे जर्नल में पेपर छपा है, देन आपकी थीसिस की वैल्यू है, आपको आराम से नौकरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने लोअर क्वालिटी के जर्नल्स में अगर आपने अपना काम छापा हुआ है, वो पीएचडी करना और नहीं करने में कोई ज़्यादा आपके करियर में वैल्यू ऐड नहीं होगी। तो जो भी हमारे पास कोई फैकल्टी की एप्लीकेशन भी आती है, सबसे हम ये देखते हैं कि उसका रिसर्च किस प्रकार के जर्नल्स में छपा हुआ है। कुछ हमारे जर्नल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ग्रेडिंग होती है। तो अगर आपने बेकार जर्नल्स में अगर छापा हुआ है, लोअर क्वालिटी जर्नल्स में छापा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आपको पीएचडी करनी है तो हरदम आप कोई भी एरिया में काम करिए, किसी भी एरिया में रिसर्च करिए, लेकिन अपना आउटकम किसी अच्छे जर्नल्स में ही छापें। तो जब बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, और उसके पीछे बहुत ही सिंपल तरीका है, हम सारे बच्चों कहते हैं बहुत ही आसान तरीका है। आप जब पढ़ना शुरू करते हो जर्नल्स को, तो जो टॉप जर्नल्स है सिर्फ उनको ही देखो। आपको आज समझ में नहीं आएगा, कल समझ में नहीं आएगा, 6 महीने के बाद आप जब पढ़ते आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा, ट्यून हो जाएगा उस लेवल की प्रॉब्लम को सोचने के लिए। एंड देन जब आप उस लेवल की प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छे जर्नल्स में छपेगा। एक प्रश्न ये है कि जब यहाँ से नॉर्मल स्टूडेंट जब जाते हैं आईआईटीज़, तो जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था इंग्लिश प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, इतना अपने आप को खुल के नहीं रख पाते हैं वहाँ आईआईटी से, या उनके जो आईआईटी का माहौल होता है वो मैच नहीं हो पाता उनसे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि वो किस प्रकार से चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए, या वो क्या एफर्ट्स एक्स्ट्रा करें कि वहाँ के लिए? एक्चुअली मैं आईआईटी में मैं वहाँ का इस समय डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स भी हूँ। तो पिछले 2 साल से हम लोगों ने एक ये प्रोविजन शुरू किया है हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, कि जब जैसे हमारे जेईई एडवांस को क्वालिफाई करके जो हमारे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो जैसे आते हैं हम उनका एक इंग्लिश का एग्ज़ाम लेते हैं। और उसकी बेसिस पे हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। भाई, किसी बच्चे की अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, किसी की बहुत अच्छी है, और एक बीच वाले हैं। उनको कैटेगराइज करके हम उनको एक सेमेस्टर में उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, उसको मैंने शुरुआत किया है। तो जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उनको एक एलिमेंट्री लेवल का कोर्स दिया जाता है, जो बहुत अच्छे हैं उनको थोड़ा सा हाई लेवल का कोर्स दिया जाता है। तो द ऑब्जेक्टिव इज कि एक सेमेस्टर के बाद में सभी एक लेवल पर आ जाते हैं। ये एक ही सेमेस्टर तक चलता है? बस एक सेमेस्टर तक। उसके बाद आप लोग लेवल पर आ गए, अब आप आगे बढ़िए, फिर बराबर नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं उसमें तो ऐसा करें जैसे पीएचडी के लिए है, तो उसमें ऐसा कंपल्शन नहीं है। आप आइए, आप इम्तहान दीजिए, या अगर आपने कोई और भी जैसे टॉयफल या इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसको क्वालिफाई किया हुआ, उसका सर्टेन स्कोर अगर है, तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है आप उसको अटेंड कर लीजिए। लेकिन मेरा सवाल एक और है, जब आपको मालूम है अभी पहले से कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है, तो उसको ठीक क्यों नहीं कर लेते हैं? कुछ किताबें तो पढ़ ली हैं, कौन सी बड़ी बात ऐसी है?
आप समस्या को ले करके आप आगे बढ़ रहे हो अपने कंधे पे लाद करके, उससे बेटर समस्या को हटाओ। स्टैटिस्टिक्स का डेटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स का कंप्यूटर साइंस, हाँ, दोनों के साथ स्टैटिस्टिक्स का किस प्रकार से कोरिलेशन देखा जाए? एक आपका भाई है, एक आपकी बहन है। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही सिंपल सी बात है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक डेटा आ रहा है, उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स का टूल लगाना है और उसकी बेसिस पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उससे आपको इन्फरेंस देना है, इसका इंटरप्रिटेशन देना है। अब आज के ज़माने में जब जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो समस्या ये आई, जो पहले हम डेटा जनरेट करने के लिए लोगों के घर घर जाते थे, आज वो डेटा हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। जो हमारे ऑडियो वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टा पे जितने चीज़ें हो रही हैं, वो क्या है? वो डेटा ही तो है वो, राइट। अगर आपके सिस्टम में अगर एक साथ एक दिन में अगर 1000 लोगों ने कहीं पे ट्विटर कर दिया कि साहब किसी ऑफिस में बड़ी दिक्कत आ रही है, इसका मतलब कि कहीं ऑफिस में दिक्कत आ रही है ना, आपको इंटरप्रेट तो करना है। तो आप उनका वो जो भी टेक्स्ट का डेटा होता है, आप उसको वहाँ से सेव करिए, आप अपनी टेक्स्ट की एनालिसिस करिए, आपको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से आप उसके एनालिसिस कर सकते हो डेटा की, उसमें स्टैटिस्टिक्स का टूल लगा सकते हो। उसकी बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा, वो इंटरप्रिटेशन क्या बोलते हैं, आपको उनकी उस कंज्यूमर की लैंग्वेज में आपको देना होगा। अब इसमें से बहुत ही आसान सी समस्या थी ये कि इन चीज़ों को ऑटोमेट कैसे किया जाए, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। हम अपना फ़ोन निकालते हैं, गूगल से देखते हैं कि मुझको लखनऊ से कानपुर जाने में कितना समय लगे, हम टाइप करते हैं, खटाक से आंसर आ जाता है। अगर आप उसके पीछे की अगर आप सोच देखिए तो क्या है, जो हम लोग ने यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते तो फॉर्मूला पीछे लगा हुआ है, उसके जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से दूरी कैसे निकालते हैं, वही तो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे उस रोड पे जितने लोग चल रहे हैं, उनका हर एक जो सेलफोन है वो उनका एक छोटे छोटे सर्वर की तरह काम कर रहा है, जो गूगल सर्वर को डेटा एमिट कर रहा है। वे डेटा वहाँ पे गूगल सर्वर में जाता है, वहाँ पे स्टोर होता है, वहाँ से हमको डेटा को रिट्रीव करना है, अपना एक एल्गोरिथम लगाना है कि गिवन द ट्रैफिक कंडीशन हमको कितना कितना वहाँ पे समय लगने वाला है, और जो भी समय आएगा उसको उसकी बेसिस पे हमको उसको ग्राफिकली भी दिखाना है, और मुझे उसको एक जो आप कहते हैं एस्टिमेटेड टाइम उसको भी दिखाना है, और साथ में ये भी बताना है कि आपको कितना टाइम लगेगा। ये क्या है? डेटा साइंस ही तो है। तो डेटा साइंस में अब इसमें से आपको अगर उस डेटा को रिट्रीव करना है तो आपको किसकी सहायता चाहिए? कंप्यूटर साइंस की। उस डेटा का साइज बहुत बड़े साइज का है, हमको कहीं पे बहुत बड़ी मैट्रिक्स को इन्वर्ट करना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए? मैथमेटिक्स चाहिए, राइट। उस डेटा में हमारी किस तरह का ट्रैफिक है, क्या उसके उसके हिसाब से मुझको एक अपना जो भी हम नेचुरल इंटेलिजेंस लगाते हैं कि भाई उस रोड पे ट्रैफिक बहुत होगा, वहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा, उस रोड पे ट्रैफिक कम होगा, थोड़ी सी दूरी ज़्यादा लेकिन टाइम कम लगेगा। इसी को हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर दिया कि प्रोग्राम लगाया कि यहाँ देखा यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा, यहाँ से टाइम टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये रूट थोड़ा सा लंबा है लेकिन टाइम कम लग रहा है, इसीलिए आपको गूगल पूछता है वुड यू लाइक टू गो टू बाई दिस रूट। ये क्या है? जो आपने नेचुरल इंटेलिजेंस आप सोचते थे दिमाग से, उसको उसने कंप्यूटराइज कर दिया। तो इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को आप अगर एक साथ कंबाइन कर दिए तो आपको डेटा साइंस बन जाएगी। लेकिन डेटा साइंस की जो बैकबोन है वो तो स्टैटिस्टिक्स ही है ना। अगर आपको ये नहीं पता है कि स्टैटिस्टिक्स में किस जगह पे कौन सा टूल लगाना है तो आप डेटा साइंस में कुछ नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट अगर डेटा साइंस की तरफ जाना चाहता है तो किस प्रकार की चीज़ों को या कौन कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर को सीख करके या कैसे ऑब्जर्व करके वहाँ पर जा सकता है? देखिए, टूल्स तो और सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, वो तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की समस्या है। लेकिन हम अगर बीएससी के अपने स्टूडेंट्स की बात अगर करते हैं कि उनको अपने आप को डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए तैयारी करनी है, तो जब वो आते हैं बीएससी में, रोज की क्लास कितने घंटे की होती है? 4 घंटे की, 5 घंटे की। दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। तो बाकी टाइम में आप आजकल तो बहुत सारे ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आर है, पाइथन है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको खुद से सीखें। ऐसे मैंने कहा कि आपको अल्टीमेटली अपना एंड प्रोडक्ट लेने के लिए जो उसके इंग्रेडिएंट्स है पहले आपको समझने पड़ते हैं ना। एक अच्छी सब्जी पकाने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि नमक की क्वांटिटी कैसे कंट्रोल, नमक क्या होता है, मिर्ची क्या होती है, हल्दी क्या होती है, धनिया क्या होती है। जब उनको आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन में दोगे तभी तो सब्जी अच्छी बनेगी। तो आप उन इंग्रेडिएंट्स को तो पहले समझने की कोशिश करो। आप पहले आर को सीखो, पाइथन को सीखो, स्टैटिस्टिक्स को सीखो, कंप्यूटर साइंस को सीखो। सीखने का मतलब क्या होता है? 2 किताबें पढ़ने के बराबरी तो है, आप पढ़ो तो कम से कम। 2 किताबें पढ़ लेते हो तो आपको इन्फ्रेंस आ जाती है, 2 किताबें पढ़ लेते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी आ जाती है, 2 किताबें और पढ़ लो कंप्यूटर साइंस भी आ जाएगी।
तो एटलीस्ट जो मिनिमम इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनको तो कम्बाइन, आप उनको तो पहले सीख लो। फिर जब आप आते हो डेटा साइंस की बात करने, तो आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप उन इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। सकता है जब आप नए नए आते हो आपके सॉल्यूशन उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन समय के साथ में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपके सॉल्यूशन इंप्रूव करते जाएंगे। अभी स्टूडेंट के सिर्फ पढ़ रहे हैं और कोर्स वर्क कर रहे हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक फेलोशिप भी होनी चाहिए उनके पास। वो चाहते हैं कि अलग अलग हम फेलोशिप करें, अलग अलग जानें। जैसे आपने 2001 में की, फिर 2006 में की, तो हमें फेलोशिप के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ से स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट फेलोशिप के लिए जा सकता है, और क्या क्या चीज़ें और कहाँ कहाँ से सीख सकता है। देखिए, आज के ज़माने में जो हमारा जिस तरीके से आई रियली अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट जिस प्रकार से लोगों की सहायता कर रही है। कोई भी स्टूडेंट अगर काबिल है, उसे कभी पैसे या फेलोशिप की प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट फ्रॉम द बीएससी टिल पीएचडी गवर्नमेंट आपको सारी फेलोशिप्स दे रही है पढ़ने के लिए। बीएससी लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ में अपनी फेलोशिप्स होती हैं। एमएससी लेवल पर भी आप अगर गेट के थ्रू आते हो, आप अगर एडमिशन लेते हो पीएचडी में अगर, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देती है। उसमें से भी आप अगर अच्छा कर रहे हो तो आपके पास प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप होती है। तो जो आपको फेलोशिप गवर्नमेंट पहले 40,000 की देती है, वो आपकी 80,000 हो जाती है। राइट। उसके बाद उसके बाद भी आप अगर करना चाहते हो तो गवर्नमेंट की ओर से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी होती हैं। उसके द्वारा आप इंडिया में भी काम कर सकते हो, आप बाहर भी जा कर के काम कर सकते हो। इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत आपके सब्जेक्ट के होते हैं, आप अगर कभी उन पर ध्यान रखोगे, उनकी भी फेलोशिप्स आती रहती हैं। वो आपको पीएचडी के लिए फेलोशिप ऑफर करते हैं, पोस्ट डॉक्टरल के लिए भी के लिए भी ऑफर करते हैं। आप अगर यहाँ पे जॉब में भी आ जाते अगर होगा, तो इतने सारे CSIR, DST, अब जो अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन हो गया, वहाँ से इतनी सारी फेलोशिप्स मिल रही हैं, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो पैसे की कहीं कमी नहीं है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो हर इंस्टीट्यूशन में आपको जाकर के एक्सप्लोर करना चाहिए, और गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं वहाँ से देखना चाहिए। हर जगह पे फेलोशिप्स अवेलेबल है हर काम करने के लिए। बॉटम लाइन इज दिस, कोई बच्चा पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो, ये आज के समय में ऐसा हो नहीं सकता। एक कुछ छोटा सा संदेश उन बालकों और बालिकाओं के लिए हो जाए जो अभी ग्रेजुएशन में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, स्टैट्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या है स्टैटिस्टिक्स में, क्या है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि आप लोग भाग्यशाली हो कि आपने जिस समय में जन्म लिया है उस वक्त स्टैटिस्टिक्स की बहुत डिमांड हो गई है। आज के समय में स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस की जीवन की सच्चाई ये है कि हमारे पास लोग नहीं है। और आप अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने की मैंने बात नहीं की, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को बेसिक फंडामेंटल से समझते हो, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, और साथ ही आप उन कॉन्सेप्ट्स का मंथन करके अपने दिमाग में बैठाते हो, उसके बाद में आई कैन गारंटी यू कि एक अच्छा करियर, एक अच्छी जॉब आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना सब्जेक्ट डेवलप करो, जिन लोगों को जॉब देनी है वो आपके पास खुद कल करके आएंगे। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। एक सर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को एक बार कह दीजिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आप राइट मिल के तो देखिए, आजकल के ज़माने में यूट्यूब में बहुत से चैनल्स होते हैं, बहुत से चैनल अच्छे हैं, बहुत से आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपको अपडेट करने के लिए, अगर आपको सब्जेक्ट में अगर ये लगता है कि जो हमारे इन भाई साहबों ने जो आपको कंटेंट दिए हैं वो अगर अच्छे लगते हैं, और अगर आपके जीवन में अगर वो यूज़फुल हो जाते हैं, तो आप इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सो कॉल लाइक भी कर सकते हैं, जैसा लोग आजकल कहते हैं। राइट। एंड यस, आई होप कि एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने हमारे देश के स्टूडेंट्स को सहायता करने के लिए अगर उनकी सहायता कर सकें, तो शायद आप अपने देश के प्रति जो आपका ऋण है आप उसको अदा कर सकते हो। बिल्कुल, यही हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।